बच्चों हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारा चौथा अध्याय चल रहा है औद्योगिकरण का युग। और आज का हमारा विषय रहेगा बच्चों फैक्ट्रियां और मजदूर। इस अध्याय को जब हमने बच्चों प्रारंभ किया था तो सबसे पहले हमने इसमें आदि औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन किया था, यानी कैसे किस प्रकार से देहातों से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी और शहरों के जो व्यापारी होते थे वो उनसे माल ले जाकर के चारों तरफ उसको पहुंचा देते थे। उसके बाद हमने कारखानों के उदय को देखा था। इंग्लैंड के पूरे भूदृश्य पर कारखाने ही कारखाने नजर आने लग गए थे और धीरे धीरे ये सारे संसार के अंदर फैलते चले गए थे। फिर हमने हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बीच में जो टकराव था उसको देखा कि किस प्रकार से जब पहले हाथ के द्वारा काम किया जाता था और फिर जब वाष्प से चलने वाली मशीनें आई और उनमें आपस में टकराव हुए, क्योंकि जो हाथ का श्रम था उसके ऊपर अब चुनौती आ गई थी, उसके काम के ऊपर अब चुनौती आ गई थी। और उसके बाद में जब हम आगे बढ़े तो हमने उपनिवेशों में औद्योगिकरण के बारे में अध्ययन किया कि किस प्रकार से जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उन्होंने उपनिवेशों के अंदर औद्योगिकरण को आगे बढ़ाया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा देश ही है, जहां उपनिवेश के होते हुए भी यहां पर उन्होंने अपने लाभ के लिए अंग्रेजों ने यहां पर औद्योगिकरण को काफी आगे बढ़ाया। पहले कपड़ा उद्योग और उसके बाद में लौह और इस्पात उद्योग का यहां जबरदस्त विकास हुआ था। फिर उसके बाद में हमने यहाँ भारत में मैनचेस्टर का आना देखा कि किस प्रकार से मैनचेस्टर बने, जो मैनचेस्टर के जो कपड़े थे वो उनका उत्पाद यहाँ पर आता था और पूरा जो भारत के बाजार हैं वो मैनचेस्टर के कपड़ों से ही सज गए थे। और फिर बाद में यहाँ के जो भारतीय उद्यमी थे उन्होंने चीन के साथ व्यापार करने से खूब पैसा कमाया और उन्होंने उस व्यवसाय से अपने यहाँ पर उद्योग खोल लिए थे, कारखाने खोल लिए थे, फैक्ट्रियाँ खोल ली थी। उन फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर कहां से आए, आज हम इसी के ऊपर अध्ययन करेंगे। आइए, फैक्ट्रियां और मजदूर। बच्चों फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे, क्योंकि काम करने के लिए फैक्ट्रियों में मजदूर तो चाहिए ही। और फैक्ट्रियों का जो जो विस्तार होता गया मजदूरों की मांग बढ़ती चली गई, यानी फैक्ट्रियां ज़्यादा बढ़ती चली गई तो उनमें काम करने के लिए ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती चली गई। इसलिए फैक्ट्रियों के बढ़ने के साथ साथ मजदूरों की मांग भी बढ़ती चली गई। फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर भी होंगे, फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी थी। और आंकड़ों के अगर हिसाब से हम देखें तो आप देखिए, जहां 1901 के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर मिलों में काम करने वाले, जो भारतीय मिलों में उन काम करने वाले मजदूरों की संख्या 5,84,000 थी और वो 1946 तक बढ़कर के 24,36,000 हो गई थी। यानी आप देखिए कि जैसे जैसे मिलों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे मजदूरों की संख्या भी बढ़ती चली गई थी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे, तो 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ये मजदूर कहां से आए? ये मजदूर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजदूरों को कहां से लाया जाता था, कहां से आते थे? तो ज्यादातर मजदूर तो वो जो औद्योगिक इलाका था जहां फैक्ट्रियां होती थी, कारखाने होते थे, उनके आसपास के जिलों के गांवों के ही मजदूर वहां आकर के काम करने लगते थे। इसके अलावा जो गांवों के किसान थे या कारीगर होते थे, उनके पास जब कोई काम नहीं होता था तो इन उद्योगों में काम करने के लिए चले आते थे। इस प्रकार से जो आस पड़ोस के इलाके के, आस पड़ोस के शहर के, गांव के जो लोग होते थे वो ही इन फैक्ट्रियों में आकर के, इन मिलों में आकर के काम करते थे। ज्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों और कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे उद्योगों में काम करने चले आते थे। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि 1911 के अंदर जो बंबई की कपड़ा मिलें थी, सूती कपड़े की जो मिलें थी, उनके अंदर जो कर्मचारी या मजदूर काम करते थे वो 50% से भी ज़्यादा पास का ही एक जिला था रत्नागिरी, वहाँ के ही मजदूर थे उसमें। यानी कि जो अड़ोस पड़ोस के जिले होते थे, गांव होते थे, वहीं से मजदूर आते थे। ऐसे अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर की जो मिलों में काम करने वाले मजदूर होते थे वो कानपुर जिले के जो पास के गाँव थे उन गाँवों से आकर के उन मिलों के अंदर काम करते थे। 1911 में बंबई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के ही रत्नागिरी जिले से आए थे। यानी बंबई के पास में रत्नागिरी जिला है, वहीं से वो काम करने के लिए बंबई की कपड़ा मिलों में, सूती कपड़ा मिलों में काम करने के लिए वो आ जाते थे। और कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे।
अब ये जो मिल में काम करने वाले मजदूर होते थे, ये ऐसा नहीं कि एक बार वहां आ गए और बस वहीं आकर के बस गए। ये अपने गांव से जुड़ाव रखते थे, गांव में आते जाते रहते थे। जब फसल की कटाई का समय होता था तब वो गांव जाते थे, खुद जाकर के अपना काम करते थे, खेतों में फसल को काटते थे। और जो बड़े बड़े त्योहार होते थे, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, इस तरह के जो भी त्योहार होते थे या उनके जो भी त्योहार थे, उन त्योहारों पर वो अपने गाँव में घर पर वापस लौटते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे और वे फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट आते थे। बाद में जब नए कामों की खबर सब जगह फैल गई कि भाई नए नए काम शुरू हो गए, तो दूर दूर से लोग भी काम करने के लिए वहां पर आने लगे थे। चाहे वो कितनी भी दूर थे, नए काम की सुन करके वहां चले जाते थे। इसका उदाहरण अगर हम देखें तो संयुक्त प्रांत जो आज उत्तर प्रदेश है, यानी आगरा और अवध वाला जो इलाका है, आगरा से लेके अवध का, ये पूरा संयुक्त प्रांत था और उसको आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो जो संयुक्त प्रांत के लोग थे वो काम करने के लिए बंबई की कपड़ा मिलों में पहुंच गए थे और उधर कलकत्ता की जूट मिलों में भी काम करने के लिए चले जाते थे। यानी दूर दूर तक भी काम करने के लिए ये लोग जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। जैसे संयुक्त प्रांत के लोग बंबई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। चाहे दूर की जगह हो, लेकिन जब जैसे ही काम की उनको पता लगता था कि नए काम खुल गए, तो उन कामों को करने के लिए वो वहां चले जाते थे। बंबई की एक मिल के युवा कामगार दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको 20वीं सदी की शुरुआत का एक चित्र है और इस चित्र के अंदर दिखाया गया है कि जो पहले बंबई की मिलों के अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे, वो जब किसी त्योहार पर या किसी अवसर पर अपने गांव जाते थे तो बिल्कुल सज धज के नए कपड़े पहन करके और बिल्कुल सज करके जाते थे। जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। देखिए यहाँ चित्र के अंदर दिखाया है, वो बढ़िया कपड़े पहन के टिप टॉप होकर के जा रहे हैं। अब देखिए हम जाबिर के बारे में देखते हैं कि जाबिर कौन थे। उससे पहले हम थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करते हैं, नौकरी की बात पे। नौकरी पाना हमेशा से ही मुश्किल था, सरल कभी भी नहीं था नौकरी पाना, ये मान लीजिए आप। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो जैसे जैसे मिलों की संख्या बढ़ती गई, मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी। भाई मिलों लगती जा रही थी, रोज नई नई मिलें लगती थी, तो मजदूरों की मांग बढ़ रही थी, मजदूरों की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन फिर भी सदैव ही रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों की संख्या से हमेशा ही ज्यादा रहती थी। यानी रोजगार कम होते थे और रोजगार चाहने वाले हमेशा ही ज्यादा रहते थे। जनसंख्या वृद्धि हमारे देश में सदैव ही इसी का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि ही रहा है। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी। रोज नई मिलें, नया औद्योगिकरण का युग आया था, मिलों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मिलों के साथ साथ मजदूरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या हमेशा रोजगारों के मुकाबले ज्यादा ही रहती थी। ये जो मिल होते थे, कारखाने होते थे, इनके अंदर साधारणतः प्रवेश निषेध होता था। ऐसे नहीं कि कोई भी कभी भी चला गया और इसके अंदर घुस गया, ऐसा नहीं था। प्रवेश इसमें निषिद्ध होता था, मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। ये जो उद्योगपति थे, यानी इनके जो मालिक होते थे, मिलों के और कारखानों के मालिक, वो मजदूरों की भर्ती करने के लिए जाबिर रखते थे। एक जाबिर उनका एक पद होता था, उसको जाबिर के नाम से जाना जाता था और उसका काम ये होता था इन मिलों में भर्ती करने के लिए मजदूरों को वो लाते थे। ये जो जाबिर थे, इनको अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। कई इलाकों में इनको सरदार भी कहते थे, कई जगह पे इनको मिस्त्री के नाम से पुकारते थे, इसलिए इनके अलग अलग नाम भी थे। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जाबिर रखते थे, जिन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री भी कहते थे। और ये जाबिर कौन होते थे? मुख्यतः जाबिर उनके कोई पुराना विश्वसनीय कर्मचारी होता था उस उद्योगपति का, जो पहले से काम करता हुआ आ रहा होता, उसके मुंह लग जाता था, विश्वसनीय होता था। इस प्रकार का उनका कोई पुराना कर्मचारी कोई वो जाबिर बना देते थे। जाबिर कोई पुराना और विश्वसनीय कर्मचारी ही होता था। अब वो जाबिर क्या करता था? वो अपने गांव से लोगों को काम का भरोसा दे करके कि भाई मैं तुमको काम दिलाऊंगा और तुम वहां पे चलिए, अच्छा वेतन मिलेगा, रहने की सुविधाएं, सारी उनको विश्वास दिला करके, भरोसा दिला करके वो वहां से लाता था। और फिर उनको ला करके और शहरों के अंदर उनको जमाने में वो जम जाए, अपने काम में लग जाए, इसमें उनकी मदद करता था। और इसके अलावा कोई मुसीबत का समय आता था तो पैसे भी देता था, पैसे से भी वो जाबिर उनकी मदद करता था।
वह अपने गांव से लोगों को काम का भरोसा देकर लाता था। वह उन्हें शहर में जमने के लिए पैसे देता था, यानी शहर में शुरू में चाहिए, आते ही मकान भी चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए रहने के लिए, सारा खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए वो उसको एडवांस में पैसे भी देता था और मुसीबत में पैसे से मदद भी करता था। अगर मजदूरों के ऊपर कोई आफत आ जाती थी, कोई समस्या आ जाती थी, कोई पैसे की जरूरत पड़ जाती थी, तो जाबर ही उनको पैसे दे करके और उसकी मदद कर लेता था। इस प्रकार से धीरे धीरे ये जो जाबर थे वह ताकतवर और मजबूत होते चले गए थे। इस प्रकार से जाबर ताकतवर और मजबूत होते चले गए। बाद में लेकिन ये जाबर जो थे पहले तो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे ये बिगड़ते चले गए और ये मदद के बदले में उन लोगों से पैसे और तोहफों की मांग करने लग गए। यानी हमने तुम्हारी मदद की है, यानी रिश्वत, मदद के बदले में पैसे लेते थे और कभी तोहफे भी मांगते थे उनसे। और ये जो जाबर थे ये उन मजदूरों की जिंदगी को भी नियंत्रित करने लग गए थे, यानी उनको पूरा कंट्रोल करके रखते थे कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, बिल्कुल उनके ऊपर पूरा ध्यान रखते थे वो। बाद में जाबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे थे। समय के साथ साथ इन फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों की संख्या खूब बढ़ती चली गई थी, लेकिन फिर भी कुल औद्योगिक श्रम शक्ति थी वो उसके अंदर इन मजदूरों की जो अनुपात था वो बहुत ही कम था। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, फिर भी कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। यानी जो पूरी की पूरी औद्योगिक इकाई जो होती थी उसका जो श्रम होता था, उसमें जो काम होता था, उस काम को करने वाले मशीनें और मजदूरों में मजदूरों का अनुपात जो है वो श्रम शक्ति में बहुत कम ही होता था। देखिए यहां पर एक मुख्य जाबर को दिखाया गया है, चित्र देखिए आप इसमें, और जाबर के अंदाज और उसके कपड़ों से जाबर की सत्ता का पता चलता है कि उनकी कितनी चलती थी। उद्योगपतियों के बाद में वही सबसे बड़े मालिक होते थे उद्योग के, क्योंकि मजदूरों को नियंत्रित वो करके रखते थे, उनकी मदद करते थे, मजदूर उनके कंट्रोल में होते थे पूरी तरह से, तो उनकी जो सत्ता एक तरह से बन जाती थी। इसलिए मुख्य जाबर को देखिए आप, जो कि उसकी इसको देखने से पता लगता है कि उसके पास कितनी सत्ता थी, कितना वो शक्तिशाली था, कितना मजबूत था। अब देखिए बंबई में एक मिल मजदूर वसंत पारकर के अनुभवों को इसमें बताया गया है, उसने लिखा है और उन अनुभवों को देखिए। बंबई में एक मिल मजदूर था वसंत पारकर, उसके बारे में देखिए। उसने कहा कि जो मिलों में काम करने वाले जो मजदूर होते थे ये अपने बेटों को नौकरी पे लगवाने के लिए, यानी मिल में रखवाने के लिए नौकरी पे, और जाबर को पैसे दिया करते थे। पैसों से वो अपने बेटों को उसमें रखवाते थे। मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जाबर को पैसे देते थे। और ये जो मिल मजदूर होते थे ये शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से दोनों ही तरह से अपने गांवों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे, यानी गांव से उनका बहुत लगाव होता था। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपने गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वो गांव जाते थे समय समय पर, वहां जाकर के अपनी फसल की कटाई का काम भी वही करके आते थे। और कोंकण क्षेत्र में के जो लोग थे वो तो धान कटाई के लिए और बाद में गन्ना कटाई के लिए, इन दोनों कामों के लिए वो जाते थे। मजदूर गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और गन्ना काटने अपने गांव में जाते थे। और इस प्रकार से जो ये गांव में जाकर के फसल को काटना, गन्ना काटना, धान काटना, ये एक स्वीकृत व्यवस्था थी, यानी इसको स्वीकृति मिली हुई थी। और इसके लिए मिल की तरफ से उनको छुट्टी भी दी जाती थी। भाई अब हमारा फसल काटने का समय आ गया है तो हमें छुट्टी दीजिए, तो मिल वाले उनको फटाक से छुट्टी भी देते थे। यह एक स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी दे देते थे। और देखिए अब महिलाएं काम करते दिखाई गई हैं अहमदाबाद की एक मिल के अंदर। अहमदाबाद की एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें, और जो महिलाएं जो होती थी औरतें, वो कताई विभाग का ही काम करती थीं। औरतें मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी ज़्यादातर, यद्यपि और जगह भी, पर मुख्य रूप से उनका काम कताई विभाग में ही होता था। अब देखिए एक और जो भाई भोसले बंबई के एक ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे, उनके यादों को भी देखते हैं। उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में अपने बचपन में बिताए हुए कुछ जो समय थे उनकी यादों के बारे में बताया है।
भाई भोसले बंबई के एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930 और 1940 के दशकों में बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया है। वो कहते हैं कि उस जमाने के अंदर इन मिलों के अंदर लगभग 10 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, 10-10 घंटे की शिफ्ट चलती थी, यानी एक मजदूर को कम से कम 10 घंटे काम करना पड़ता था। और शाम को 5 बजे से सुबह 3 बजे की जो शिफ्ट होती थी 10 घंटे वाली, वो तो सबसे भयानक ही होती थी, काम की सबसे भयानक घंटे होते थे वो। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे होते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने 35 वर्ष तक इन मिलों के अंदर काम किया था और फिर उनको एक दमा जैसी बीमारी हो गई थी और बाद में वो काम करने से भी लाचार हो गए थे, यानी काम नहीं कर पाते थे कुछ भी, और फिर अंत में वो लौट करके अपने गांव ही वापस चले गए थे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गांव चले गए थे। यानी इन कंपनियों में, इन कारखानों में, इन मिलों में जब काम करते थे तो इतना भयानक काम करना पड़ता था, इतना कठोर परिश्रम करना पड़ता था कि अंत में जाकर के तो शरीर की हालत ही खराब हो जाती थी, वो कुछ करने लायक ही नहीं रहते थे। और अब देखिए औद्योगिक विकास का अनूठापन देखते हैं अपन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर अपना वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय कंपनियों के अपने अलग ही प्रकार के यानी खास उत्पादों में ही उनकी दिलचस्पी थी। जो यूरोप की प्रबंधकीय कंपनी होती थी वो यहाँ के जो औद्योगिक उत्पादन होते थे हमारे देश के अंदर, उन उत्पादनों के ऊपर अपना पूरा वर्चस्व रखती थी और उनके अपने अलग ही कुछ ऐसे उत्पाद थे, विशेष उत्पाद, उनके अंदर उनका ज्यादा दिलचस्पी थी, यानी उन्हीं उत्पादों को वो उत्पादन कराना चाहती थी। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने यहाँ की औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमतों पर जमीनें ले ली थी और उनके अंदर चाय और कॉफी के बागान लगा दिए थे। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय और कॉफी के बागान लगाए थे। उन्होंने मुख्य रूप से खनन में, नील में और जूट के व्यवसाय के अंदर पैसों का निवेश किया था। ये उनके मुख्य जो उत्पाद थे, जो विशेष जिनमें वो दिलचस्पी रखती थी, उन्हीं में से एक थे। उन्होंने खनन, नील और जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया था। उनके ज्यादातर उत्पाद ऐसे होते थे जिनके अंदर वो भारत में बिक्री करने के लिए नहीं, भारतीय बाजारों के लिए नहीं होते थे, बल्कि विदेशों में निर्यात करने के लिए होते थे। यहां उनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, विदेशों में ज्यादा आवश्यकता थी। इनमें ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं, बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। और जब 19वीं शताब्दी के आखिरी के अंदर जब भारतीय व्यवसायियों ने अपने उद्योग स्थापित करने प्रारंभ किए तो उन्होंने भारतीय बाजारों के अंदर मैनचेस्टर के जो उत्पाद थे उन्होंने उनसे अपनी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की। यानी जो मैनचेस्टर से जो सामान आता था यहां पर भारतीय बाजारों के अंदर, वैसी चीजें उन्होंने बनाना प्रारंभ नहीं किया था। उनके उत्पाद अलग ही तरह के थे। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत में जो ब्रिटेन से कपड़ा आता था उस कपड़े का धागा कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता था। भारत आने वाले ब्रिटिश कपड़ों में धागा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता था। इसलिए भारत की जो शुरुआती सूती मिलें थी वो कपड़े की बजाय मोटा सूती धागा बनाती थी, मोटे सूती धागे का उत्पादन करती थी। इसलिए भारत की शुरुआती सूती मिलों में कपड़ों की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। और भारत की इन कताई मिलों में बनाए जाने वाले जो मोटे सूती धागे थे, इन मोटे सूती धागों को भारतीय जो बुनकर, हथकरघा बुनकर होते थे, जो हाथ से मशीन चला करके और बनाते थे हथकरघा बुनकर, वो इनका इस्तेमाल करते थे। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले इस धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा बहुत सारा यहाँ से जो धागे का व्यवसाय चीन के लिए भी होता था, यानी यहाँ से धागे को चीन में भी निर्यात किया जाता था। इस धागे का चीन को भी निर्यात किया जाता था। लेकिन 20वीं सदी के पहले ही दशक के अंदर जो भारतीय औद्योगिकरण का जो ढर्रा था वो ढर्रा बिल्कुल ही बदल गया था।
20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण के ढर्रे में कई बदलाव आए थे और जब यहाँ पर उस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और उस स्वदेशी आंदोलन ने जब गति पकड़ ली तो यहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे वो यहाँ के लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे थे कि हमको विदेशी कपड़े पहनने नहीं चाहिए, जिससे विदेशी माल की यहाँ पर खपत अपने आप ही कम हो जाएगी और देसी माल यहाँ पर बिकने लगेगा। जब स्वदेशी आंदोलन में गति आई तो राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया और अनेक यहाँ के जो औद्योगिक समूह थे वो अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए अनेक संगठन बना रहे थे। औद्योगिक समूह भी अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो रहे थे। वो क्या कर रहे थे? उन्होंने आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सरकार पर दबाव डाला कि भाई जो आयात शुल्क है, बाहर से जो माल आता है उस पर आयात शुल्क बढ़ा देना चाहिए जिससे बाहर का माल यहां ज्यादा नहीं बिक सके और अपने जो निजी हित थे, अपनी निजी रियायतें थी, उन सब के लिए उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। यद्यपि 1906 के बाद में एक नई स्थिति और पैदा हो गई थी कि यहाँ से चीन को जो सूती मोटा धागा यहाँ से निर्यात किया जाता था उसके अंदर एकदम से कमी आने लग गई थी। इसका कारण क्या था कि जो चीन के बाजार थे वहाँ पर चीन और जापान की मिलों में जो बनने वाले उत्पाद थे वो वहाँ पर छा गए थे, यानी चीनी बाजारों के अंदर चीन और जापान की बनी वस्तुओं का ही उपयोग होने लग गया था, उन्हीं की बिक्री ज़्यादा होने लग गई थी। यद्यपि 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी क्योंकि चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। और अब उद्योगपतियों ने भी अपना मामला बदल लिया, उन्होंने भी धागे के स्थान पर यहाँ पर कपड़ा बनाना प्रारंभ कर दिया था। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति अब धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे थे और इसका अंतर आप देख लीजिए कि सन 1900 से लेकर 1912 तक पहुंचते पहुंचते इन 12 वर्षों के अंदर यहाँ सूती कपड़े का जो उत्पादन था वो दुगना हो गया था, बिल्कुल डबल हो गया था। 1900 से लेकर 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। अब देखिए मद्रास में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर, ये चित्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो पहला दफ्तर बना था मद्रास के अंदर उसका यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। और ये 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे, यानी जगह जगह पर व्यवसायी आपस में अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए आपस में एकजुट होकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का निर्माण करने लगे थे। और उसका जो पहला दफ्तर था वो मद्रास के अंदर बनाया गया था। वहां वो बैठकर अपने व्यावसायिक हितों के बारे में बात करते थे, कोई भी ऐसी मतलब उनका जो धंधे हैं व्यवसाय है वो ठीक प्रकार से चल सकें इस मामले में चर्चा करते थे। और सामूहिक हित की कोई भी बात होती थी, उस पर कोई निर्णय लेना होता था, कोई फैसला लेना होता था, उसको भी वो वहां करते थे ताकि सही समय से सही तरह से व्यवसाय कर सकें और सामूहिक हितों के मुद्दों पर फैसला ले सकें। अब देखिए बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिक विकास बहुत धीमा रहा, यानी यहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे धीरे ही चलती रही थी। प्रथम विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास बहुत धीमा रहा था भारत का। और लेकिन जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध के अंदर ऐसी स्थिति आ गई, बिल्कुल भारत के लिए तो एक नई स्थिति ही बन गई थी, बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। अब ब्रिटिश कारखाने तो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी जो सामग्री थी उसका उत्पादन करने में व्यस्त थे। वो तो उनको सेना, जब युद्ध चल रहा था तो उनकी सेना को जिन जिन भी चीजों की जरूरत पड़ती थी उन चीजों को बनाने के में व्यस्त हो गए थे। वो तो ब्रिटिश कारखाने तो सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। और इसका कारण, उसका असर क्या हुआ कि जो यहां पर मैनचेस्टर की बनी हुई चीज आती थी, यहां उत्पाद आते थे मैनचेस्टर के, उनका यहां पर आयात कम हो गया क्योंकि कारखाने तो अपने दूसरे ही काम में व्यस्त हो गए थे। फलस्वरूप भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया और फिर इसका परिणाम यह रहा कि भारत के उत्पादों को, यहाँ पे जो उत्पाद होते थे उनको रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया, यानी यहीं पर वो बिकने प्रारंभ हो गए, खूब अधिक मात्रा में बिकने लग गए क्योंकि विदेश से आने वाला, मुख्य रूप से ब्रिटेन से आने वाला जो माल था वो अब बंद हो गया था क्योंकि वो तो युद्ध में व्यस्त हो गए थे। इसलिए यहाँ के बाजारों में ही भारत का जो माल था वो खूब बिकना प्रारंभ हो गया। भारत में बने माल को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया था।
और फिर जब युद्ध लंबा खिंच गया, क्योंकि आपको पता है कि युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चला था, तो भारतीय कारखाने भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों को बनाने लगे जो ब्रिटेन को जिनकी ज़रूरत पड़ती थी युद्ध के लिए, उनको आवश्यकता रहती थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, जूट की बोरियां बनाते थे, जूट की बोरियां की उनको ज़रूरत पड़ती थी, तो यहाँ के कारखाने उन जूट की बोरियों का निर्माण करने लग गए। सेना की वर्दी जो होती थी उसके लिए कपड़े बनाने का काम यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। उनको टेंट की आवश्यकता होती थी तो टेंट बनाने लग गए थे यहाँ पर। चमड़े के जूतों की जरूरत होती थी तो चमड़े के जूतों का निर्माण करने लग गए थे यहाँ पर। और इसी प्रकार से घोड़े और खच्चरों के लिए जीन की आवश्यकता होती थी तो उसका निर्माण कार्य भी यहाँ प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीजें थी जिनका युद्ध से संबंधित उनको आवश्यकता होती थी, उनका निर्माण कार्य उत्पादन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां बनने लग गईं, फौजियों की वर्दी के कपड़े बनने लगे, टेंट का बनने लग गए थे, चमड़े के जूते बनने लग गए थे, घोड़े और खच्चर की जीन बनने लग गई थी और बहुत सारे अन्य सामान यहाँ पर बनने लग गए थे। इसके लिए नए नए कारखाने खोले गए थे और जो पुराने कारखाने थे उनके अंदर भी कई शिफ्टें यानी पारियां चलने लग गई थी। पारियों में उत्पादन का कार्य बढ़ा दिया गया था। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने भी कई पारियों में चलने लगे थे और अब नए नए मजदूर भर्ती कर लिए गए उन मिलों में, कारखानों में काम करने के लिए। और नए पुराने जो भी मजदूर होते थे उन सबको, हर एक को पहले की बजाय ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। बहुत काम का वजन बढ़ा दिया गया था। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। और इससे क्या हुआ, भारत के अंदर युद्ध के दौरान यहाँ औद्योगिक उत्पादन खूब बढ़ गया था। उद्योगों के अंदर खूब काम आ गया था क्योंकि उनको आवश्यकता थी हमारे माल की, तो इसलिए औद्योगिक उत्पादन खूब बढ़ गया। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा था और युद्ध के बाद में जो यहाँ पर भारतीय बाजारों के अंदर मैनचेस्टर की अब पहले वाली हैसियत कभी भी नहीं बन पाई थी। कभी भी वो स्थिति नहीं आई थी जो मैनचेस्टर की पहले यहाँ स्थिति थी। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की पहले वाली हैसियत नहीं हो पाई थी। ब्रिटेन आधुनिकीकरण की दौड़ में पिछड़ गया था। वो आधुनिकीकरण में वैसा नहीं हो पाया था जैसे दूसरे देश आगे बढ़ गए थे। अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले वो बहुत ही कमजोर स्थिति में आ गया था और इसलिए ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी की पूरी तरह चरमरा गई थी। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और ब्रिटेन से जो सूती कपड़े का बाहर निर्यात होता था वो निर्यात भी कम होने लग गया था और इसके अलावा वहाँ जो कपास का उत्पादन होता था वो उत्पादन भी कम हो गया था। यानी ब्रिटेन की स्थिति अब बहुत खराब होती चली गई थी। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई थी और अब क्या हुआ कि भारतीय बाजारों के अंदर जो विदेशी वस्तुओं का एक यहाँ पे दबदबा था उसको यहाँ से हटाकर भारतीय उद्योगपतियों ने पूरे हमारे जो देसी बाजार, देसी चीज़ों से पूरे बाजार पर कब्जा कर लिया था। यानी पहले जहाँ भारत के बाजारों के अंदर विदेशी वस्तुओं की बहुतायत रहती थी, अब उद्योगपतियों ने यहाँ के कारखानों और मिलों में वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया और यहाँ के बाजारों को देसी वस्तुओं से ही पाट दिया। यानी अब विदेशी वस्तुओं को उन्होंने यहाँ से बाहर निकाल दिया था। भारत में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया था और धीरे धीरे जो यहाँ के उद्योगपति थे वो उद्योगपति बहुत मजबूत होते चले गए थे। धीरे धीरे स्थानीय उद्योगपति मजबूत होते चले गए थे। और बच्चों, आज हमने यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर मजदूर कहाँ से आए इस बारे में अध्ययन किया और जो औद्योगिकरण का विकास था उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम यहीं पर विराम लेते हैं और हम अगले भाग के अंदर लघु उद्योगों की बहुतायत के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से लघु उद्योग चलने लगे थे। धन्यवाद।